Hello everyone, welcome back to 50 and in this video we'll be covering compiler design के important topics then followed by some MRQs of compiler design. ठीक है, so इसका syllabus देख लेते हैं सबसे पहले. So unit 1 and unit 2 मिड में हमारे दो यूनिट्स आ रहे होंगे. So first is compiler and translator. इनकी definition आ जाती है बेसिक की translator क्या है, compiler क्या है और interpreter versus compiler का difference आ जाता है. ठीक है, और ये नीड्स ऑफ ट्रांसलेटर इस पर भी आ सकता है, ऑल दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसमें फॉर श्योर क्वेश्चन आता है, एक आधा छोटा मोटा 2 मार्क्स का आता है ना. तो मैं मेंशन कर देती हूँ. स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर, उसके डिफरेंट फेजेस वगैरह, इस पर फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा. 5 का भी आ सकता है, इवन 10 का भी आ सकता है, तो 5 से 10 मार्क्स का मानकर चलो. देन कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल्स, रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइज, इस पर भी आ जाता है. 2, 2.5, 3, 5 ऐसे मार्क्स का इस पर भी फॉर श्योर आता है. इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ जाना, इस पर आपका 2 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर श्योर आ सकता है. फिर आता है हमारा अ सिंपल अप्रोच टू डिज़ाइन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, स्पेसिफिकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ टोकन, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा. तो इसमें ना ये देखो, फ्रॉम आर ई टू एफ ए है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन से वो बनाना और उसका उल्टा, मतलब आर ई टू एफ ए एंड एफ ई टू आर ई. तो इसमें से भी ज़रूर आपको क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया मिनिमाइजिंग नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ डी एफ ए. इसका इतने क्वेश्चन हैं नहीं, ऑल दो मिनिमाइजेशन के, स्टिल मैं इसको बता दूंगी. ठीक है, फिर हमारा आता है लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग लेक्सिकल एनालाइजर एंड डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर में भी आ जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, तो अभी हम MRQs देख रहे होंगे, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको. बट ये देखो, फिर आता है हमारा रोल ऑफ पार्सर, इस पर भी फॉर श्योर आ जाए क्वेश्चन, चाहे 2 मार्क्स का आ जाए चाहे 5 मार्क्स का, मतलब कंबाइंड आ जाएगा ना. वट इज़ पार्सर, डिस्क्राइब इट्स रोल्स, ऐसे करके है ना. तो ऐसे मान सकते हो 2 से 3 नंबर का इस पर क्वेश्चन आ जाता है. फिर CFG हो गई हमारे, राइटिंग का ग्रामर, लेक्सिकल वर्सेस सिंथेटिक एनालिसिस. फिर आ रही हाँ एलिमिनेटिंग एम्बिग्विटी, फॉर श्योर इस पर आएगा एक क्वेश्चन आपका, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन, फॉर श्योर सेम 5 मार्क्स का, मतलब आने को 2-3 मार्क्स का भी दे सकते हैं यार, कोई सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया. बट वही देखो, लेफ्ट फैक्टरिंग वही होता है हमारा कि NDG को अब जब हम DG में, मतलब नॉन डिटर्मिनेट ग्रामर को हम जब डिटर्मिनेट ग्रामर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वही उसी को लेफ्ट फैक्टरिंग बोलते हैं, या फिर एलिमिनेटिंग एम्बिग्विटी बोलो. ये दोनों एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है ना. तो अब देखो, टॉप डाउन पार्सिंग में फिर है रिकर्सिव डिसीजन पार्सर और नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर. और फिर ये देखो LL1 का क्वेश्चन जरूर आता है, इसमें एक ना मेंशन नहीं है LR0, उसका भी क्वेश्चन फॉर श्योर आता है. ठीक है, L1 LR0, मतलब टॉप एंड बॉटम में ये वाला हो गया, बाकी इसके अलग अलग टाइप्स है ना, तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो हम इस वीडियो में क्या कर रहे होंगे यार, देखो पहले तो ना मैं क्या करूँगी, फटाफट से जो भी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, पहले हम सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेंगे, एक से सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन. देन हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक उठा लेंगे. जैसे पहले हमने पार्सल उठा लिया, LL1 पार्सल, उस पर जो भी क्वेश्चन है, या फिर RE2 DFA उठा लिया, या फिर FE2 RA, ऐसे करके ना एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन करती चलूँगी. तो जो जो टॉपिक आपने करा है वो आप उस हिसाब से कर सकते हो. पहले थ्योरेटिकल, इनके हिसाब से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो एटलीस्ट थ्योरी वाला पार्ट तो आपका बिल्कुल भी मिस ना हो, जिसपे फॉर श्योर थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे फेजेस ऑफ कंपाइलर या वो, तो वो तो आपका कवर होता चले. ठीक है ना. फिर उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन. ठीक है, तो हम इसको मिड सेम के थ्रू ही करेंगे. मैं एक बार दिखाती हूँ, सेकेंड. सो यार ये रहे हमारे MRQs, ये हमारा 2024 का पेपर है. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ट्रांसलेटर. अभी बताया ना, ट्रांसलेटर पर क्वेश्चन आ जाता है. इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर, वही इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी. अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा कि, एक मिनट, हाँ. सो व्हाट इज़ अ ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर क्या होता है, अगर नॉर्मली बात करें लाइक गूगल ट्रांसलेटर, वो क्या करता है, ट्रांसलेटर से मतलब समझ रहे हो कि वो ट्रांसलेट कर रहा है, उसका काम क्या होगा, ट्रांसलेट करना. सो अ ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूजुअली अ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C, Java, C++, Python, into another form like machine code और intermediate code that can be executed by computer. कैसा कोड जो कि एग्जीक्यूट कर पाए कंप्यूटर, और वो किस उसमें करता है, किस. सो हम देखते हैं हमारे MRQs. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ट्रांसलेटर. अभी मतलब बताते ना टॉपिक, ये ऐसे आ सकता है, व्हाट इज़ कंपाइलर, डिफाइन कंपाइलर, ऐसे करके. सो डिफरेंस बिटवीन एन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. तो इसका मैंने ना ये सॉल्यूशन भी लगा रखा है, इसका भी PDF आपको मिल जाएगा. सो व्हाट इज़ अ ट्रांसलेटर, अगर नाम से ही समझे हम लोग, समथिंग दैट इज़ ट्रांसलेटिंग समथिंग इनटू समथिंग, है ना, मतलब कोई चीज़ जो ट्रांसलेट कर रही है किसी चीज़ को किसी में, वो क्या है, क्या उसको थोड़ा इसके टर्म्स में देखते हैं.
सो देखो, अ ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स code written in one programming language, like जैसे usually high level language होगी like C, C++, Java वगैरह, into another form like machine code or intermediate code that can be executed by computer. या देखो, हम नॉर्मल अगर हम देखें, हम किस में लिखते हैं, ह्यूमन लैंग्वेजेस में, लाइक सिंपल इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश सिंटेक्स वगैरह में कोड जो होता है ना, हाई लेवल लैंग्वेज में भी इवन कि इफ दिस सो एग्जीक्यूट दिस ऐसे करके, है ना, सो ये सब लिखते हैं हम। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर तो सिर्फ वो समझता है ज़ीरो वन की लैंग्वेज, तो इसके लिए ये ट्रांसलेटर जो है एज अ इंटरमीडिएटर हेल्प करता है कि इसको ट्रांसलेट कर देता है उसके लिए, है ना। अब देखो, अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं एक बारी। सो टाइप्स इसमें क्या आ गए, कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस, ये सिंगल टाइम में करते हैं, वन गो में, है ना। ये भी क्या करता है, जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन कोड में करता है, बट लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। फिर हमारा आ गया असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में करता है, ठीक है ना। इवेंचुअली तो हम लोग किस पे जा रहे हैं, मशीन कोड पे, ताकि कंप्यूटर के लिए ईजी हो जाए समझना, है ना, ताकि कंप्यूटर के लिए ईजी हो जाए समझना। तो अब असेंबली लैंग्वेज से कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज से कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन अपॉन दीज। सो तीन हमारे कंपाइलर हो गए और तीन हमारे ट्रांसलेटर हो गए। सो आ गया कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन दोनों का डिफरेंस। सो कंपाइलर टेक्स इंटायर प्रोग्राम एज एन इनपुट, ठीक है, ये क्या करता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन एज एन इनपुट लेता है। देन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, क्योंकि लाइन बाय लाइन कर रहा है और इसमें जो है ना एक इंटरमीडिएट कोड भी जनरेट होता है, क्योंकि ये एक ही साथ एक पूरा प्रोग्राम कर रहा है। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फास्टर, आर एग्जीक्यूटेड स्लोअर, मतलब इसमें लाइन बाय लाइन जा रहा है तो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो कंडीशनल हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं लाइक इफ़ एल्स वगैरह, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, एंड इसलिए में फास्टर रहता है। सो मेमोरी रिक्वायरमेंट मोर सिंस द ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड भी जनरेट हो रहा है तो क्या होता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यहाँ पे मेमोरी रिक्वायरमेंट लेस होती है। प्रोग्राम नीड नॉट बी कंपाइल एवरी टाइम, बार बार से कंपाइल नहीं करना पड़ता। एवरी टाइम हायर लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू लोअर लेवल प्रोग्राम, ठीक है। देन आगे हमारा एरर्स आर डिस्प्लेड आफ्टर द एंटायर प्रोग्राम मिस्टेक, मतलब हमने पूरा उसको कोड दे दिया अपना, देन उसने हमें कंपाइल करके जो दिया उसके बाद एरर्स बताती है ना, लेकिन ये क्या करता है, हर इंस्ट्रक्शन पे एरर बता रहा होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया सी कंपाइलर, इसका एग्जांपल हो गया बेसिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्या है हमारा, डिफाइन द टर्म पार्सर एंड इट्स रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। तो पार्सर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है कंपाइलर में। तो अगर फेजेस आपने पढ़े होंगे, देखो मैंने ना इसमें थोड़े बहुत आकाश के भी वो लगा रखे हैं, तो आप नीचे जाके रेफर कर सकते हो। देखो ये हमने फेजेस पढ़े थे ना, लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, ये फर्स्ट फेज होता है हमारा, देन ये सेकेंड, फिर ये सिमेंटिक, और फिर ये सब, है ना। तो ये क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो ये हमारा कैसे, इसमें क्या बता रखा है, देखो एक सेकेंड, हाँ। सो हम इस क्वेश्चन पे थे। सो ये देखो, अ पार्सर इज अ कंपोनेंट ऑफ द कंपाइलर, ये क्या है, कंपोनेंट है कंपाइलर का, दैट टेक्स द सीक्वेंस ऑफ टोकन जनरेटेड बाय द लेक्सिकल एनालाइजर। जो हमारे इस लेक्सिकल एनालाइजर ने, जो हमारे दो फेज थे, लेक्सिकल एनालाइजर एल ए एंड ये हमारा सिंथेटिक एनालाइजर, तो इसने इसको टोकन्स की फॉर्म में दिया है ना, इनपुट किस में दिया, टोकन की फॉर्म में, एंड देन अरेंजेस देम इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसने इसको आउटपुट किस में दिया, एक ट्री टाइप बनाकर। तो स्ट्रक्चर इज यूजुअली अ पार्स ट्री और अ सिंटेक्स ट्री। तो जो इसका हमें आउटपुट मिल रहा होता है ना इससे, तो इनपुट में हमने क्या दिया इसको, सीक्वेंस ऑफ टोकन, एंड हमें आउटपुट में क्या मिल रहा होता है, ये सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री, उसको जो भी बोल लो। अब रोल ऑफ पार्सर, ठीक है ना, क्या है, पार्सर परफॉर्म्स सिंटेक्स एनालिसिस, यानी कि सेकंड फेज होता है हमारा कंपाइलेशन का, ये क्या करता है, सिंटेक्स एनालिसिस, है ना, ग्रामेटिकल एरर चेक करता है। तो इट्स मेन रोल आर चेक सिंटेक्स, कि इंश्योर्स दैट द सीक्वेंस ऑफ टोकन्स फॉलो द ग्रामर रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, सिंटेक्स चेक करता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि डिटेक्ट्स मिसिंग सेमीकोलंस वगैरह, जैसे कि आपने इंट आई इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ पे ये एरर आ गई ना, क्योंकि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया था। अनमैच्ड पैरेंथेसिस, कि आपने इफ में ना जैसे कि लिख दिया ट्रू, है ना, और उसके बाद पैरेंथेसिस नहीं लगाया और ये स्टार्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगी ना, कि आपने ये ब्लॉक क्लोज ही नहीं किया। तो उसके बाद देखो एरर रिपोर्टिंग एंड रिकवरी, ये एरर रिपोर्ट भी करता है और रिकवर भी करता है, कि आइडेंटिफाइज सिंटेक्स एरर एंड ट्राइज टू रिकवर टू कंटिन्यू पार्सिंग फर्दर, ताकि मतलब हम उसको ये सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करता, ये इवन ये भी बता देता है कि कैसे उसको रिकवर करना है, मतलब ट्राई भी करते हैं खुद से टू कंटिन्यू पार्सिंग फर्दर, ताकि फर्दर हम लोग पार्स कर सकें, ठीक है ना। एक और चीज़ होती है यार इसमें, ये ना लाइन वाइज बता देता है एरर, कि आपकी लाइन 1 में एरर है, 2 में एरर है, ऐसे करके।
ठीक है। तो इसका थर्ड फंक्शन क्या है, बिल्ड पार्स ट्री, यानी कि रिप्रेजेंट द सिंटैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इन अ हायरार्किकल वे, हायरार्कियल वे। तो इसमें क्या होता है ना कि पूरा जो ट्री बना देता है, पार्स ट्री अगर हमने पढ़ा हो, जैसे हम ग्रामर को एक्सपेंड करते हैं ए, फिर हमने इसको एक्सपेंड किया बी, ऐसे ऐसे करके, याद है हम ट्री बनाते थे, उसी को हम पार्स ट्री बोल रहे हैं यहाँ पे। तो पार्स ट्री या फिर AST, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्या था हमारा, सिंटेक्स ट्री। हाँ, तो शोज हाउ द ग्रामर डिराइव्स द इनपुट। तो ये क्या होता है कि बताता है कैसे ग्रामर जो है पूरी डिराइव हुई, हमने मतलब TOC में पढ़ा था ना कि कैसी ग्रामर डिराइव होती है। तो ब्रिज बिटवीन लेक्सिकल एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस, ये जो हमारा दो फेजेस थे ना, ये ऊपर बनाए थे, इन दोनों के बीच में एज अ ब्रिज काम करता है ये पार्सर, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज लेफ्ट रिकर्जन एंड एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रामर। तो देखो लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं लेफ्ट रिकर्जन हमारा क्या होता है। तो यार ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, देखो इन कंपाइलर डिजाइनिंग, सो जो पार्सिंग कर रहे होते हैं ना हम, तो लेफ्ट रिकर्जन इज अ सिचुएशन वेयर अ नॉन टर्मिनल सिंबल इन अ ग्रामर कॉल इटसेल्फ एज अ, याद है हमने रिकर्जन पढ़ा था, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इन द सेम वे। यहाँ पे क्या होता है, जो नॉन टर्मिनल सिंबल होता है ना हमारा, नॉन टर्मिनल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है, टर्मिनल आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स एंड उसको हम कैपिटल लेटर से करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो ग्रामर जो है ना बार बार खुद को कॉल करी, और ये लेफ्ट मोस्ट में, मतलब ये वो हमारा लेफ्ट मोस्ट ट्री बन जाता है, ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन। जो हमारी ये राइट साइड होती है ना प्रोडक्शन की, इधर ऐसे बन जाता है। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। सो इन सिंपल वर्ड्स, अ लेफ्ट ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव इफ इट हैज़ अ रूल लाइक दिस। सो एक मिनट, ये ना इसको इग्नोर करना, ये है हमारा, देखो ये क्या है, ए एंड ए अल्फा। तो ये जब ऐसा होता है ना यार कि यहाँ पे अगर ऐसे बार बार ये रिपीट हो रहा है तो इट्स लेफ्ट रिकर्जन, है ना, डिटेल में पढ़ाया था मैंने। तो इसका क्या है कि ए इज़ नॉन टर्मिनल, ए है, ये बार बार लिख दीजिएगा, ए इज़ नॉन टर्मिनल, और ये हमारा अल्फा, अल्फा इज सीक्वेंस ऑफ ग्रामर सिंबल्स, ठीक है ना। और बीटा हमारा क्या है, प्रोडक्शन दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए। अभी हम जब ये लेफ्ट रिकर्जन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम कैसे, एक मिनट यहाँ तक इग्नोर करना, ये ऐसे एक्चुअली अल्फा बीटा। तो हम ना इसी फॉर्म में इसको लेकर आते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो देखो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन एंड इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। तो देखो ये क्या है हमारा, इसमें अगर हम देखें ना, ई ई प्लस टी ऐसे करके बन रहा है, और टी। तो अगर हम ई को जैसे एक्सपैंड करें तो ये कैसा होगा, ई टी, फिर हमने ई को एक्सपैंड कर लिया, ई टी, फिर एक्सपैंड किया, ई टी। देख रहे हो ना यार, ये बार 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 रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। तो इसमें क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड की तरफ ये लेफ्ट मोस्ट ट्री बन रहा है हमारा, इसकी राइट प्रोडक्शन की वजह से, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड हो रहा है। अब आप बोलोगे लेफ्ट साइड से, लेकिन दिक्कत क्या होती है, देखो लेफ्ट रिकर्जन कॉज इनफाइनाइट रिकर्जन इन द टॉप डाउन पार्सल लाइक LL पार्सल। जब हम टॉप टू डाउन पार्सिंग कर रहे होते हैं ना, तब हमें इसकी दिक्कत आ रही होती है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब एलिमिनेट कैसे करना है, उस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है एक। तो देखो इनडायरेक्ट भी बता देती हूँ पहले मैं। अब देखो इसमें हमें दिख नहीं रहा है ना कि रिकर्जन है, आप बोलो कि दीदी इसमें रिकर्जन है कहाँ, देखो ए टू बी अल्फा, और हमारा क्या है बीटा टू ए बीटा। इसमें कहीं रिकर्जन लग रहा है आपको, लेफ्ट रिकर्जन, यहाँ राइट रिकर्जन मुझे लग रहा है लेकिन लेफ्ट तो नहीं लग रहा। तो देखो कैसे होगा, ए को हमने क्या किया, बीटा अल्फा। जब हम बीटा को एक्सपैंड करेंगे ना, सो ना सेम वे में क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट रिकर्जन होता है। इसमें मतलब डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि रिकर्जन हो रहा है, जैसे यहाँ पे ई और ई दिख रहा था ना, लेकिन जब हम इसका एक्सपेंशन ट्री बनाएंगे तब हमारे रिकर्जन शो होने लग जाएगा। तो हम दोनों पर जो है क्वेश्चन करेंगे, अभी बस थ्योरी के लिए कवर कर रही हूँ, ठीक है ना। इस पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे, इसमें हम सॉल्व करते चलेंगे। यार ये देखो, फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन, ये भी हम बाद में कवर करेंगे, मैं मार्क करती जा रही हूँ, है ना। तो देखो, what is compiler and explain its role in the context of programming language, also explain structure and phases of a compiler। इसमें मतलब फॉर श्योर रहेगा, देख लो इसमें ये तो एंटम है, तो इसमें 8 मार्क्स का है, मिड में इवन 10 मार्क्स का भी आया हुआ है, और 5 मार्क्स का भी, अभी हम देखते चलेंगे। तो देखो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड written in a high level programming language, source language, into equivalent program in a target language, usually machine code or intermediate code, preserving the semantics and optimizing for performance and speed। मतलब इसे ऑप्टिमाइज भी करते हैं, ये वन ऑफ द फेज होता है हमारा। तो देखो रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन
role in context of programming language. So bridges human writable language and machine executable code. देखो ह्यूमन जो कोड लिख रहा है एंड मशीन जो कोड समझे, तो उसके बीच में काइंड ऑफ ए ब्रिज जैसा काम कर रहा है ताकि दोनों के लिए ईजी रहे, है ना. सो डिटेक्ट्स सिंटेक्स एंड सिमेंटिक एरर्स. ये सिंटेक्स और सिमेंटिक एरर्स को ही करता है. और परफॉर्म्स ऑप्टिमाइजेशन एंड फोर्सेस लैंग्वेज एंड प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट और एग्जीक्यूटिबल कोड्स. ये ना इसी की मतलब हमारे ये फेजेस के अंदर आ जाएगा. तो हम फेजेस देखते चलते हैं. तो मैं ऊपर ऊपर से एक बार समझाती हूँ. तो लेक्सिकल हमारा क्या होता है, ये काइंड ऑफ स्कैनर टाइप है. ये क्या करेगा कि इसको हम इनपुट देते हैं पूरा सोर्स कोड, और ये क्या करता है आउटपुट देता है हमें स्ट्रीम्स ऑफ टोकन कि आइडेंटिफायर कीवर्ड लिटरल ऑपरेटर्स वगैरह हमारा उसका. और रिमूव क्या करता है वाइट स्पेस और कमेंट्स एंड रिपोर्ट्स लेक्सिकल एरर. ये इसका काम हो गया, ठीक है. सिंटेक्स एरर में हमारा क्या होता है काइंड ऑफ ग्रामेटिकल एरर. यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा स्पेलिंग मिस्टेक वाला है. अगर हम इसको इंग्लिश से रिलेटेड करके समझे, स्पेलिंग मिस्टेक. ये क्या है हमारा ग्रामर मिस्टेक, ठीक है ना. इसमें हमने इनपुट क्या दिया, जो जनरेट की टोकन एल ने वो टोकन दे दिया इसको, और ये इसने आउटपुट में क्या दिया पार्स ट्री या फिर सिंटेक्स ट्री. तो क्या करते हैं ये चेक्स ग्रामर सिंटेक्स एंड रिपोर्ट्स सिंटेक्स एरर्स. नेक्स्ट हमारा आ गया सिमेंटिक एनालिसिस. यहाँ पे सेंस चेक करता है कि जो भी हमने लिखा है, मान लो वो लाइक उसकी स्पेलिंग में भी कुछ मिस्टेक नहीं है लेकिन ग्रामर में भी कुछ मिस्टेक नहीं है, स्टिल उसमें कुछ ना कुछ एरर है, तो दैट इज सिमेंटिक एरर. चेक टाइप रूल्स, नेम बाइंडिंग, स्कोप, कंसिस्टेंसी, टाइप चेकिंग, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, ये सब चेक करता है. एंड बिल्ड्स सिंबल टेबल एंड एनोटेट्स AST. जो जो हमने यहाँ पे ये ट्री बना के दिया था ना, तो ये उसी को इम्प्रूव करके बेटर ट्री बना देता है, ठीक है, उसमें से एरर डिटेक्ट करके और वो सब. सो देखो फोर्थ क्या आ गया, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. तो इसमें हमारा क्या होता है प्रोड्यूसेस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन. ये क्या करते हैं इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाता है, लाइक 3 एड्रेस कोड या फिर AST का लोअरिंग या फिर विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन. मतलब ऐसा कोड जनरेट करेगा हमारा विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट. अब आपने कोड जो है ओरिजिनल कोड सोर्स कोड जावा में लिखा था, C++ में लिखा था या C में, डजेंट मैटर. यहाँ पर आकर ही कैसे हो गया इंटरमीडिएट कोड में जनरेट हो गया. अब हम फिर क्या करते हैं, इसी कोड को हम क्या करते हैं ऑप्टिमाइज़ करते हैं. ऑप्टिमाइजेशन इंटरमीडिएट और मशीन लेवल जो भी है ये. सो इम्प्रूव्स कोड, ठीक है. कोड्स को हम इम्प्रूव करके कैसे, मतलब जो फालतू चीज़ें उसको हम रिमूव कर देते हैं. जैसे मान लो A = 0 + A लिख रखा है कहीं पर, है ना, इंट A = 0 + 10 ऐसे मान लो. तो ये मतलब ये चीज़ें जो है ना, हम इसको ऐसे जो लाइक चीज़ें हैं जो मतलब जिन्हें हम कम कर सकते हैं, जैसे कि डेड कोड एलिमिनेट करना. मान लो आपने इफ़ का ऐसे ब्लॉक बना के ना इफ़ ट्रू और ऐसे ब्लॉक खाली छोड़ रखा है, तो ये काइंड ऑफ डेड कोड कंसिडर होगा. या कॉन्स्टेंट फोल्डिंग, लूप ऑप्टिमाइजेशन, ये सब करता है फॉर स्पीड एंड साइज. नेक्स्ट आ गया हमारा कोड जनरेशन की ट्रांसलेट ऑप्टिमाइज IR टू टारगेट मशीन कोड और असेंबली एलोकेट्स रजिस्टर स्केड्यूल इंस्ट्रक्शंस. तो इसमें क्या करता है ये हमारा. नेक्स्ट में हमारा क्या होता है कोड लिंकिंग एंड असेंबली. सो इसमें ये मतलब ये दोनों अलग होते हैं वैसे तो, लेकिन क्या होता है कि ये जो है ना हमारे कोड को, ये एक ऑब्जेक्ट कोड जो जनरेट हुआ था और उसको लिंक करके एग्जीक्यूटेबल रेडी कर देता है ये, ठीक है. तो असेंबल्स मशीन कोड एंड लिंक्स द ऑब्जेक्ट फाइल इनटू एग्जीक्यूटेबल्स. नेक्स्ट आ गया एरर हैंडलिंग इन सिंबल टेबल मैनेजमेंट. सो हमारे ना अगर हम जिसमें यहाँ पे डायग्राम दिखाऊँ एक सेकेंड. सो ये देखो यहाँ पे हमारे ये 2 सपोर्ट फेजेस भी हैं. ये एरर हैंडलिंग करता है और ये क्या करता है सिंबल टेबल. इसमें मतलब सिंबल का सारा डेटा होता है और ये एरर हैंडलिंग के लिए है, ठीक है. तो ये हमारा कवर हो गया. नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज इनपुट बफरिंग एंड हाउ इट हेल्प्स कंपाइलर कंस्ट्रक्शन. एक बार हम ना इसमें देख लेते हैं. देखो बीच में मैंने क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं क्योंकि मैं उनको फिर साथ ही साथ सॉल्व करा के दिखाऊंगी, ठीक है. तो लेक्सिकल एनालाइजर ये वाला, ठीक है. उसके बाद हमारा ये हो गया. सो थर्ड का हम क्या कर रहे हैं अभी बी कर रहे हैं बाकी क्वेश्चन हम जो है सॉल्व कर लेंगे एक बारी. तो देखो व्हाट इज इनपुट बफरिंग, हाउ इट हेल्प्स इन कंपाइलर डिजाइनिंग or compiler construction. So input buffering is a technique to read source characters from a buffer, often two halves, so that the lexical analyzer can assess characters efficiently, ताकि वो efficiently जो है उसके characters को read कर पाए. Usually ना हम लोग क्या करते हैं डिस्क में से read कर रहे होते हैं प्रोग्राम. सो हम डिस्क में से इसको रीड कर रहे होते हैं. देन क्या होता है कि यार देखो हर कैरेक्टर हमें ना जा जाके डिस्क में से ना रीड करना पड़े, इसलिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि हम फास्ट जो है वो एक्सेस कर पाएँ कैरेक्टर्स वगैरह को. सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन दोबारा बताऊँ तो इनपुट बफरिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम के कैरेक्टर्स को एफिशिएंटली रीड करते हैं. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग एफिशिएंट रीडिंग कर रहे हैं. कैसे कि देखो मेमोरी में जो है बफर्स के थ्रू ये रीड करता है. और क्यों, ताकि हम एक हर कैरेक्टर के लिए एक डायरेक्ट डिस्क
हमें डायरेक्ट डिस्क इनपुट आउटपुट ना बार बार करना पड़े, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये फास्ट हो जाएगा हमारा, और ये थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। सो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन लेक्सिकल एनालाइजर इनपुट्स कैरेक्टर ऑफ द सोर्स प्रोग्राम आर रीड फ्रॉम डिस्क, ठीक है। सो इफ वी रीड वन कैरेक्टर एट अ टाइम डायरेक्टली, सो इट विल बी स्लो। सो उसके लिए हम लोग इनपुट बफरिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इन दिस द सोर्स प्रोग्राम इज केप्ट इन अ बफर। हम क्या करते हैं, सोर्स प्रोग्राम को बफर में रख लेते हैं, यूजुअली 2 बफर्स ऑफ इक्वल साइज। अब ना इसके दो टाइप की होती है इनपुट बफरिंग, एक तो होती है 1 बफर, एक होती है 2 बफर। तो जो 2 बफर होती है वो बेटर रहती है, खैर वो टाइप्स आते नहीं है, लेकिन स्टिल देखो इसमें हम 2 पॉइंटर यूज़ करते हैं, एक तो स्टार्ट वाला लेक्सिम बिगिन, एंड एक फॉरवर्ड वाला जो आगे आगे मतलब लुक फॉरवर्ड टाइप पॉइंटर होता है। एक तो जो अभी फर्स्ट कैरेक्टर उसे पड़ेगा, और एक जो आगे आगे चल के वो कैरेक्टर पड़ेगा। तो व्हेन फॉरवर्ड रीचेज एट द एंड ऑफ द वन बफर, द अदर बफर इज फिल्ड ऑटोमेटिकली। जब हम 1 वाला बफर यूज़ कर होते हैं तो क्या होता है कि हम रीड करते करते ना तो वो उसकी बाउंड्री पे आ जाता है, लेकिन 2 बफर में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिवली स्विच कर रहा होता है। अब देखो इसके एडवांटेजेस और रोल इन कंपाइलर देख लेते हैं। तो क्या है ये, रेड्यूसेस नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, है ना, बताया ना, बफर में रख लिया हमने प्रोग्राम, तो उससे हमारा इनपुट आउटपुट वो हुआ, तो स्कैनिंग बिकम्स फास्ट। सो लुक ऑलवेज सॉरी अलाउज लुक हेड, मीन्स चेकिंग नेक्स्ट फ्यू कैरेक्टर विदाउट लूजिंग पोजिशन। मतलब देखो यार, एक तो स्टार्ट पे है ही हमारा, मान लो एक वर्ड है, वर्ड ही मान लो, तो यहाँ पे है एक, और एक जो है आगे आगे जा जा के पढ़ रहा है। तो इंस्टेड की मैं समझूँ कि सिर्फ यही है वो, अगर मैं सोचूं मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मैं इसको वो और आर डी पढ़ूँ, इससे अच्छा है ना कि मैं एक और पॉइंटर लगा के पूरा इसको वर्ड पढ़ूँ, ऐसे काइंड ऑफ समझ सकते हो आप इसको। सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉन्गेस्ट मैच रूल फॉर टोकन्स। तो ये क्या करता है, हमारा हेल्प करता है लॉन्गेस्ट मैच रूल को इम्प्लीमेंट करने में। और क्या होता है, एरर डिटेक्शन इससे ईजी हो जाता है और रिकवरी भी ईजियर हो जाती है। मतलब हम इससे ना बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि जैसे अगर पार्शली स्कैन टोकन है वो मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा ना, लेक्सिम बिगिनर हम लोग जो बिगिनर था ना उसका पॉइंटर वापस ले जा सकते हैं, तो बैक ट्रैकिंग होगी हमारी, एंड उससे एरर डिटेक्शन हमारा ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट में भी वो होता है कि हम बफर यूज़ करके मेमोरी एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, ताकि जो लार्ज सोर्स प्रोग्राम है ना उनको हैंडल करना ईजी हो जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि देखो डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल पास कंपाइलर एंड मल्टी पास कंपाइलर। देखो क्या होता है, सिंगल पास नाम से समझ में आ रहा है, एक सिंगल पास। एक चीज़ बताऊँ ना, देखो पास और फेज में कंफ्यूज मत होना, पास इज डिफरेंट थिंग एंड फेज इज अ डिफरेंट थिंग। जो हमने ऊपर पढ़े ना फेजेस, 8 फेजेस, वो हमारे फेजेस थे, एंड जो पास मीन्स काइंड ऑफ साइकिल, जो हम एक साइकिल, वो पूरे जो हमने 8 फेजेस पढ़े उनमें जाकर जो एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, तो वो होता है। देखो इसमें क्या है, scans the source program or once or a constant small number of sequential passes। अब इसमें क्या होता है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में स्कैन करता है, और इसमें क्या होता है ना कि जो है बहुत स्मॉल नंबर ऑफ सीक्वेंशियल पासेस होते हैं, तो एंड जनरेट्स कोड ऑन द फ्लाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजेस लेस मेमोरी। देखो यार, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंस्टेड किससे पढ़ के देखो, एक हमने कोड लिखा सोर्स कोड, उसको हमने सिंगल पास कंपाइलर से कंपाइल करवाया, तो हमारा क्या होगा, एक ही बार में जाएगा, कंपाइल होकर आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, मेमोरी हमारी कम लगी, फास्ट भी हुआ थोड़ा सा, है ना। और उसके बाद क्या होगा कि हमें इंटरमीडिएट कोड या सिंबल टेबल के लिए मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है उसकी, तो हम उसे स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल टाइम में कंपाइल हो रहा है। और ये क्या है कि देखो फास्टर भी, मैंने वही बताया ना कि एक ही बार में हो रहा था, इसलिए फास्टर, और सिंपल लैंग्वेज के लिए तो ये बेस्ट है। तो सूटेबल फॉर वन पास लैंग्वेज लाइक पास्कल सबसेट। और इसमें लिमिटेशन क्या होती है ना कि ये फॉरवर्ड रेफरेंसेस को हैंडल नहीं कर पाता। अब आप देखो, एक बार आपने नोट्स पढ़े, ठीक है, अब जो आगे चीज़ आ रही है वो पीछे वाले से आप रिलेट नहीं कर पाओगे ना इतनी ज़्यादा। तो इसमें इसके लिए क्या है ना कि अगर आप मान लो आपने पहले एक बार नोट्स गो थ्रू कर लिए, फिर आप दोबारा रिविजन में जब आपको आया कि वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी तो वो यहाँ से रिलेट हो रही है, तो ऐसे करके आप जब बार बार पढ़ते हो तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज हो जाता है हमारा, और थोड़ा एफिशिएंटली हमें वो रहता है। जैसे मल्टीपल रिविजन्स भी करते हैं हम लोग, है ना। तो मल्टी पास कंपाइलर कैसा है कि देखो, मेक्स मल्टीपल पासेस ओवर द प्रोग्राम, ईच पास परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हम हर चीज़ ना एक स्पेसिफिक उसके लिए करते हैं, हर एक साइकिल एक उसके लिए हो रही है, लाइक पहले लेक्सिकल, सिंटेक्स और ये सिमेंटिक के लिए, ऐसे करके। अब ये जो है ये हैंडल कर पाता है फॉरवर्ड रेफरेंसेस को, और जो हमारे सिमेंटिक चेक्स हैं कॉम्प्लेक्स वाले उनको भी हैंडल कर पाता है, और इंटर प्रोसीजरल ऑप्टिमाइजेशन उनको भी हैंडल कर पाता है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली मेमोरी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हमने मान लो एक बार किया तो उसके बाद ड्राफ्ट हमें रखना पड़ेगा उसका, तभी तो हम उसको रिफाइन कर पाएंगे ना। तो उसका ड्राफ्ट बार बार रखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन स्टोर बिटवीन पासेस, एंड टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हम मल्टीपल वो कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो इसका और क्या हो सकता है कि एरर जो यहाँ पे था कि एरर डिटेक्शन जो है ना, वो यहाँ पे हमारा कैसा है कि थोड़ा सा यहाँ पे लेस वो होगा एक्यूरेट, जबकि यहाँ पे हमारा एक्यूरेट होगा एरर डिटेक्शन, है ना।
अब हम आगे देखते हैं, डिफाइन एक्सप्लेन द टर्म टोकन पैटर्न एंड लेक्सीम। तो हम उन्हें हमने ऊपर पढ़ा भी कि इनपुट देता है वो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। तो क्या होता है वो एग्जैक्टली, लेक्सीम तो समझ में आ रहा होगा, ये कुछ लेक्सिकल एनालिसिस से रिलेटेड। और पैटर्न क्या होता है हमारा, देखो टोकन क्या है, टोकन इज मतलब अगर हम टोकन को नॉर्मली देखें ना इसकी डेफिनेशन के अलावा, तो ये हमारा क्या होता है ना, सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन प्रोग्रामिंग, उसको हम बोलते हैं टोकन। तो टोकन इज अ कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग्स with a collective meaning in a programming language. It represents a type of input rather than the actual text. Identifier, number, keyword, ठीक है, ये सब बता दें। आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड, नंबर क्या है, कीवर्ड क्या है। जैसे कि मान लो मैंने डिक्लेयर किया इंट ए इज इक्वल टू 10, ये मेरा क्या है, आइडेंटिफायर है। ये मेरा क्या है, ये लिटरल है ना। और इंट क्या है, मेरा कीवर्ड है। तो ऐसे करके ये टोकन्स का ये समझ में आ गया होगा, है ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोकन इज कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग्स। एक मिनट, हाँ आप देखो पैटर्न देखते हैं। पैटर्न इज अ रूल और रेगुलर एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर टोकन। तो ये एक ऐसा मतलब एक काइंड ऑफ पैटर्न से हम समझ में आ रहा होगा ना हमें। तो एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जो डिस्क्राइब करता है जैसे ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर टोकन। तो जैसे कि पैटर्न फॉर एन आइडेंटिफायर इज दिस, ठीक है ना। लेक्सीम क्या हो गया, लेक्सीम इज अ actual sequence of characters in the source code that matches a tokens pattern। तो जो टोकन की हमारी जो पैटर्न थे ना, उनको जो ये उससे मतलब लाइक जो हमारे सोर्स कोड में जो सोर्स सीक्वेंस, सब हम बात करते हैं लेक्सीम की। तो लेक्सीम हमारा क्या होता है, एक एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो सोर्स कोड में टोकन के पैटर्न से मैच करता है। तो क्या है, ये एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो सोर्स कोड में टोकन से पैटर्न से मैच करता है। तो हमने टोकन ऊपर देखा हमने, आइडेंटिफायर, नंबर, कीवर्ड, जैसा हमारा ये हो गया। और हमारा ये पैटर्न क्या हो गया हमारा, पैटर्न इज रूल और रेगुलेशन जो कि हमारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स बताता है जो भी टोकन से रिलेटेड है। तो लेक्सीम क्या होता है ना, देखो जो भी एक्चुअल वर्ड या स्ट्रिंग जो कोड में लिखा है वो होता है ये। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर हाँ ये देखो, इन द एज इंट एज सॉरी इन द कोड इंट एज इज इक्वल टू 20। तो लेक्सीम यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इंट एज और 20 ये हमारे क्या हो गए, लेक्सीम हो गए। टोकन था ना, ये हमारा आइडेंटिफायर था, ये हमारा सॉरी ये आइडेंटिफायर था, ये हमारा कीवर्ड था, और ये हमारा क्या था, लिटरल। तो ये जो एक्चुअल टेक्स्ट है ना हमारा, हमने जो इसको ये बोला कीवर्ड। सो अब हम समझते हैं कि हैंडल और हैंडल प्रूनिंग क्या है एंड वेयर इट इज़ यूज। सो बॉटम अप पार्सिंग में हमारा क्या होता है ना, जब हैंडल क्या है, ऐसी सबस्ट्रिंग है जो राइट सेंटेंशियल फॉर्म होती है हमारी, जब हम ग्रामर को एक्सपैंड कर रहे होते हैं ना, तो उस फॉर्म में जब वो राइट साइड ऑफ रिडक्शन से मैच करती है ना, एंड हुज रिडक्शन कॉरिस्पॉन्ड्स टू वन स्टेप इन द रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन, तब ये क्या होती है, हमारी हैंडल होती है। लाइक अगर हम इसको मैं समझाऊँ, मीन्स हैंडल वो क्या है, एक सबस्ट्रिंग है जो एक सेंटेंशियल फॉर्म में जो ग्रामर का राइट हैंड साइड प्रोडक्शन है ना उससे मैच करती है। और क्या है, इसको रिड्यूस करने के लिए, हुज रिडक्शन, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें एक स्टेप रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। तो दैट इज हैंड। नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लेना क्योंकि इसका क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। अब देखो हैंडल प्रूनिंग क्या होता है, हैंडल प्रूनिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, हैंडल प्रूनिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ हैंडल इन द करंट सेंटेंशियल फॉर्म। जो हमारी अभी करंट सेंटेंशियल फॉर्म दे रखी है ना, उसमें से क्या करना है हमें, ये हैंडल ढूंढना है एंड रिप्लेसिंग इट बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन टर्मिनल। और जो भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन टर्मिनल है उससे हमें रिप्लेस करना है। और बॉटम अप पार्सर रिपीट दिस स्टेप्स अंटिल द स्टार्ट सिम्बल्स रिमेन्स। और अब बॉटम अप पार्सर में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल की तरफ जाते हैं ना, तो वही बॉटम अप पार्सर रिपीट दिस स्टेप अंटिल द स्टार्ट सिंबल रिमेन्स। सो ये कहाँ यूज होता है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर लाइक LR, SLR और LALR, इनमें यूज होता है। एंड हैंडल प्रूनिंग इज द कंसेप्चुअल बेसिस ऑफ रिडक्शंस इन दीज पार्सर। तो इन पार्सर में जब हम रिडक्शन कर होता है तो उसका ये काइंड ऑफ मतलब कंसेप्चुअल बेसिस है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इनपुट बफरिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट टू लेक्सिकल एनालाइजर। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इनपुट बफरिंग क्या था कि एफिशिएंटली रीड करना टेक्निक, पर्पस टू रीड कैरेक्टर्स एफिशिएंटली फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम विद मिनिमम इनपुट आउटपुट ओवरहेड फॉर द टोकन रिकॉग्निशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम देखें इसका कैसे होता है, यूजुअली डन विद 2 बफर्स, ठीक है, एंड 1 बफर एक हमारा ये होता है, और सॉरी एक पॉइंटर, 2 पॉइंटर्स होते हैं इसमें, और 2 बफर वाला बताया था ना कि हम लोग एक बफर से कर रहे थे तो हमारे वो बाउंड्री वाला सीन आ जाता है। क्या होता है, 2 बफर होते हैं,
तो मार्क्स द स्टार्ट ऑफ, एक तो स्टार्ट होता है पॉइंटर और दूसरा पॉइंटर क्या होता है जो आगे आगे लुक हेड पॉइंटर टाइप बोल सकते हो उसको, तो वो। सो व्हेन फॉरवर्ड रीचेज द एंड ऑफ द बफर द नेक्स्ट बफर इज लोडेड। तो टू बफर में ये फ़ायदा होता है। तो ई ऑफ एफ जो होता है ना हमारा, वो लास्ट होता है। ई ओ एफ मतलब लास्ट उसका वो, तो कैन बी डिटेक्टेड विदाउट एक्सपेंसिव पर कैरेक्टर आई ऑपरेशन। तो ई ओ एफ हमारा एंड होता है फाइल। सो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो हमारा इसके बेनिफिट्स में क्या होता है, रिड्यूसेस सिस्टम कॉल्स, वही ना कि फास्टर रीडिंग करता है, बार बार से हमें वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को भी डिक्रीज कर देता है। सपोर्ट लुक अहेड टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वैलिड टोकन। और लुक अहेड भी हमारा कि जैसे कुछ भी वर्ड जो है, जैसे मान लो बहुत लंबा वर्ड लिखा हुआ है तो ये लुक अहेड पॉइंटर भी, ताकि हम लॉन्गेस्ट वर्ड भी ट्रैक कर पाएँ। और रोल बैक और बैक ट्रैकिंग भी पॉसिबल है, बताया था ना ऊपर। एंड मेक्स द लेक्सिकल प्रोसेस एफिशिएंट एंड प्रैक्टिकल, उसको एफिशिएंट और प्रैक्टिकल बना देता है। मतलब ये दोबारा पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले पढ़ चुके हैं ऊपर भी। तो देखो क्या है, विच ऑफ द पार्सर अमंग द SLR, CLR एंड LALR इज मोस्ट पावरफुल एंड वाई, क्यों पावरफुल है और कौन सा पावरफुल है। तो देखो मोस्ट पावरफुल हमारा क्या है, CLR है, कैनोनिकल LR पार्सर इज द मोस्ट पावरफुल। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, रिकॉग्नाइज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो हमारी जो डिटरमिनिस्टिक CFG होती है ना, ये उसको जो है रिकॉग्नाइज कर पाता है, उसकी लार्जेस्ट क्लास को। तो बिकॉज इट फुल्स द सॉरी इट यूजेस फुल LR1, क्या करता है LR1 को फुल्ली यूज़ करता है। एंड सो जो इसकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैपेबिलिटी होती है ना, वो बेस्ट होती है। तो एक मिनट, और ये देखो वाई, क्योंकि CLR हमारा जो है वो अच्छे से कॉन्टेक्ट समझ जाता है, क्योंकि वो फुल लुक हेड पॉइंटर को यूज़ कर रहे हैं ना। और हमारा क्या होता है, ये अच्छे से एरर को भी हैंडल कर लेता है, मतलब पहले ही डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट्स एरर अर्ली। क्योंकि LR पार्सल मतलब इनपुट के जितने भी कैरेक्टर्स रेडी हुए हैं तो उनको कंसिडर करके तुरंत सिंटैक्स एरर डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और फिर हमारा क्या हो गया, बॉटम अप पार्सिंग, तो पता ही है ये बॉटम अप पार्सिंग हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। सो बॉटम अप पार्सिंग में इसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, जो हमारा शिफ्ट रिड्यूस मैकेनिज्म है ना, ये वही यूज़ करता है। सो जो हैंडल प्रूनिंग अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, ये उसके कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। और टाइप्स ऑफ LR पार्सर हमारे कैसे हो गए, एक तो SLR, LALR और ये CLR, तो इनमें से हमारा ये पावरफुल है। एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया कि फेज वाइज वर्किंग ऑफ कंपाइलर फॉर, देखो यहाँ तक तो हमें आता है ना फेज वाइज वर्किंग ऑफ कंपाइलर, लेकिन अभी हमें कैसी भी दे दी, क्वेश्चन भी दे दिया, उसके लिए हमें फेज वाइज वर्किंग करनी है। तो पहले देखो लेक्सिकल एनालिसिस, तो क्या करेगा, स्कैन करेगा। तो इसको क्या देंगे, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स देंगे कि इसके जो है ना, ये जाएगा, देखो आउटपुट क्या होगा हमारा, टोकन। ठीक है, तो ये जैसे आइडेंटिफायर A, असाइनमेंट ऑपरेटर ये इक्वल टू आइडेंटिफायर B, मल्टीप्लाई इसी ऑपरेटर है मल ऑपरेटर है ना, आइडेंटिफाई ये, फिर देन प्लस, फिर आइडेंटिफायर D। तो क्या करेगा, वाइट स्पेसिस को और कमेंट्स को हटा देगा, अप्लाइज लॉन्गेस्ट मैच रूल एंड रिटर्न्स लेक्सीम्स एंड टोकन टाइप्स। तो इस काइंड ऑफ फॉर्म में टोकन जो है हमारे भेज देगा। नेक्स्ट हमारा आ गया सिंटेक एनालाइजर पार्सर, ये क्या बनेगा, ट्री बनाएगा, इनपुट में से टोकन स्ट्रीम दी एंड यूजेस ग्रामर टू प्रोड्यूस पार्स ट्री। तो इसने क्या किया, इसमें पार्स ट्री बनाया। तो देखो A इज इक्वल्स टू B इंटू C+D, ये हमें दे रखा है ना क्वेश्चन। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें ये क्या करेगा, पार्स ट्री कैसे दिखाएगा, एट टॉप लेफ्ट चाइल्ड A होगा हमारा, ठीक है ना, एट फिर राइट चाइल्ड हमारा कैसे होगा, सॉरी ऐसे नहीं, एक सेकेंड, ऐसे बनेगा, देखो इधर हमारा A आ जाएगा एंड इधर फिर हमारा प्लस आएगा। ठीक है, अब ये प्लस से इंटू एंड देन हमारा आ जाएगा ये D, और फिर ये इसका B, और ये इसका राइट चाइल्ड C। ठीक है ना, ये क्यों, क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस लगा यहाँ पे। फिर क्या करेगा, डिटेक्ट्स सिंटेक्स एरर इफ़ एनी, तो यहाँ पे सारे सिंटेक्स एरर करेगा। सिमेंटिक एनालिसिस में क्या करेगा ये कि परफॉर्म टाइप चेकिंग टू इंश्योर ऑपरेंड्स आर कंपैटिबल, सारे जो ऑपरेंड्स है वो कंपैटिबल है या नहीं। चेक्स डिक्लेरेशन स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स। ठीक है, फिर बिल्ड और कंसल्ट सिंपल टेबल्स विद टाइप्स ऑफसेट, मे परफॉर्म नेम रेजोल्यूशन और कांस्टेंट फोल्डिंग इफ एप्लीकेबल, है ना। तो देखो जैसे ये लिख लेगा कि हमारा जो B, C और D है उसको हमने मतलब वो कंपैटिबल है या नहीं, जो हमने ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं एंड और ये, और फिर जो ये वैल्यू जो हमारी A में असाइन हो रही है ना, तो और फिर क्या होगा, फोर्थ स्टेप हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इसमें क्या होगा, जनरेट करेगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड लाइक 3 एड्रेस कोड वगैरह। फॉर एग्जांपल में जैसे ये दे रखा है, देखो
क्या हो जाएगा कि T1 हमारा क्या हो जाएगा B इंटू सी, सॉरी स्मॉल ना, B इंटू सी, और T2 हमारा क्या हो जाएगा T1 प्लस डी, और A इज इक्वल्स टू T2। मतलब ऐसे ना ये हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाइज ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन, और फिर हमारा ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा लास्ट IR लेवल, तो LR लेवल। तो ये क्या होगा, लोकल ऑप्टिमाइजेशंस लाइक कांस्टेंट फोल्डिंग, कॉमन सब एक्सपेक्शन एलिमिनेशन, वही डेड कोड वाला जो पढ़ा था ना हमने। तो और उसको कन्वर्ट कर देगा कैसे, कि हमारी असेंबली लैंग्वेज, जो सूडो असेंबली लैंग्वेज होती है, जैसे हमने वो पढ़ी थी ना यार, ऐड 1 2 वैसे करके, मतलब जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, जो ना प्रॉपरली वो होती है 0 1 होती है, लेकिन स्टिल वो थोड़ी इंग्लिश भी होती है, और वैसे करके जो होती है लैंग्वेज। उसके बाद ये मशीन लेवल ऑप्टिमाइजेशन करेगा, और फिर 6 में टारगेट कोड जनरेट कर देगा, उसको मशीन और असेंबली कोड में, और रजिस्टर जो हमारी मेमोरी होती है उसको एलोकेट कर देगा, एंड एमिट्स इंस्ट्रक्शंस, और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन, या देखो अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि फॉर दिस ऐसे A इंटू बी इंटू सी प्लस डी, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन दे रहे हैं, तो अगर नहीं समझ में आया ना, तो पहले तो टोकन वाला लिख दो, है ना, सेकंड पे पास ट्री तो बना ही सकते हो, तो फिर उसके बाद क्या करो, बस स्टेप्स बाकी एक्सप्लेन कर दो, और थोड़ा थोड़ा लिख दो बीच में, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि A to Z करना तो अभी इतना हमने सीखा भी नहीं है ना, तो कर सकते हो। कोड ऑप्टिमाइजेशन, पी होल ऑप्टिमाइजेशन, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन एंड रजिस्टर एलोकेशन इंप्रूवमेंट्स, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, फिर आउटपुट और लिंकिंग आ गया, कि जो उसने जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा और उसको अदर मॉड्यूल से लिंक करके क्या बनेगा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा, ठीक है ना। फॉर सिंगल असाइनमेंट लिंकेज इज मिनिमल, जो सिंगल असाइनमेंट है उसके लिए लिंकिंग मिनिमल होती है। तो देखो ऑपरेटर ग्रामर ना काइंड ऑफ इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रामर ये मतलब काइंड ऑफ एक रूल्स का सेट होती है, जो बताती है कि एक्सप्रेशन को हम कैसे, मतलब सॉरी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। तो जैसे कि मान लो कि ई प्लस टी, या फिर ऐसे दे रखा है टी इंटू ई, तो ये सब जो है ना, इसके में मतलब इसमें क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड में है ना, उसमें दो नॉन टर्मिनल्स एक साथ नहीं होंगे, ठीक है ना, एडजेसेंट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि देखो क्या है कि मतलब इसमें हमेशा कोई ना जैसे ऑपरेटर होगा, या कोई टर्मिनल ज़रूर बीच में होगा। अगर मतलब इसको ब्रीफ में बताऊँ मैं, तो जो इसका राइट हैंड साइड का जो प्रोडक्शन है ना, उसमें दो नॉन टर्मिनल एक साथ नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऑपरेटर ग्रामर क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि पार्सर जो है ना इजीली डिसाइड कर ले कि कौन सा ऑपरेशन पहले होगा। मतलब अगर ऑपरेटर्स हम लोग लगाएंगे ना, तो उससे प्रेसिडेंस डिसाइड कर पाना ईजी हो जाएगा, तो पार्सर के लिए आसान होगा कौन सा हम लोग कर पा रहे हैं, और कौन सा मतलब कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में। तो इसलिए कोई भी नॉन टर्मिनल साथ नहीं होगा, लाइक ये ई टी ऐसे करके नहीं होगा, है ना। तो देखो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन द, मतलब टोकन क्या है ये तो हम पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफाई नंबर, लिटरल, स्ट्रिंग वगैरह, ऑपरेटर कीवर्ड, है ना। अब देखो ये क्या दे रखा है हमें, एक ये दे रखा है स्टेटमेंट टाइप, इसमें हमें बताना है टोकन को। तो देखो प्रिंट टाइप हमारा क्या आइडेंटिफायर हो गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट पेरेंथेसिस, ये परसेंट हाई क्या हो गया स्ट्रिंग लिटरल, ये हो गया कॉमा ऑपरेटर आइडेंटिफायर, है ना। ये हमारा राइट पेरेंथेसिस, और ये सेमीकोलन। तो टोटल हमारे कितने हुए 8 हुए टोकन्स। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। तो देखो कैसा होता है कि सबसे पहले क्या होता है, स्पेसिफाई टोकन यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से टोकन स्पेसिफाई करता है, देन क्या करता है उसका एक NFA बना लेता है, इसी आदि का NFA कंस्ट्रक्ट कर लेता है, देन कन्वर्ट NFA इंटू DFA यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन, और फिर क्या करते हैं मिनिमाइज DFA फॉर एफिशिएंसी। और मतलब ये ऑप्शनल रहता है वैसे तो, लेकिन हम मिनिमाइज कर लेते हैं फॉर एफिशिएंसी। देन इनपुट इम्प्लीमेंट इनपुट बफरिंग, फिर इनपुट बफरिंग देते हैं, मतलब वो जो टेक्निक हमने पढ़ी थी। देन क्या करते हैं अप्लाई लॉन्गेस्ट मैच एंड कीवर्ड वर्सेस आइडेंटिफायर प्रायोरिटी रूल्स, फिर ये लॉन्गेस्ट मैच को अप्लाई करता है और कीवर्ड वर्सेस आइडेंटिफायर की प्रायोरिटी रूल्स को वो करता है। फिर आगे इंटीग्रेट विद सिंबल टेबल, तो हमारा सिंबल टेबल जो हम बनाए थे सिंबल वाला, उसके साथ में इसको इंटीग्रेट करते हैं, स्टोर आइडेंटिफायर लिटरल वगैरह, है ना। और उसके बाद क्या आ गया, हैंडल एरर्स फॉर इलीगल कैरेक्टर्स एंड इनवैलिड टोकन्स, और ये एरर्स वगैरह जो भी आते हैं उसको हैंडल करता है। तो ऐसे समझ सकते हो, देखो लास्ट में सिंबल टेबल और उससे हमारा रिलेटेड आ गया एरर टेबल सपोर्टिंग फेज, है ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CFG हमारा क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ये क्या एम्बिगुअस की कब होती है, व्हाट इज एम्बिगुअस ग्रामर, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इट CFG इज एम्बिगुअस इफ एट लीस्ट वन स्ट्रिंग हैज मोर देन वन पास ट्री। जैसे कि यार मान लो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है कि हमारा मतलब मोर देन वन पास ट्री बन रहा होता है सेम उसके लिए, तब हमारा क्या होता है ये एम्बिगुअस हो जाती है ग्रामर, और इसको रिमूव करना बहुत लाइक ज़रूरी होता है।
मतलब हमारी सेम ही स्ट्रिंग है, अगर उसके लिए मल्टीपल वो बन रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी हॉल्टिंग कंडीशन आ जाएगी, है ना, कंप्यूटर हॉल्ट करेगा। तो वैसे कुछ ना हो, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि इस एम्बिग्यूटी को हम लोग रिमूव कर दें। और इसके लिए हम क्या करते हैं ना, जो हमारी नॉन डिटर्मिनेट ग्रामर होती है उसको हम डिटर्मिनेट ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना हो। और इससे हम किसे करते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग से। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। सो जस्ट ये हमारा खत्म ही है ऑलमोस्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो हैंडल प्रूनिंग मैंने बताई दिया है ना, तो एक बार देख लेना आप इसको। और नेक्स्ट फिर हमारा आ जाता है ये हैंडल प्रूनिंग का ही है। नेक्स्ट ये है शिफ्ट रिड्यूस एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ना, एक बार मैं इसको दोबारा बता दूँ। तो देखो ये एम्बिग्यूटी समझ में आ गया ना कि मोर देन वन पार्स ट्री होता है, तब ये होता है। और एम्बिग्यूटी से क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये चीज़ ना हो, तो मतलब दोनों में ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये टॉप डाउन हो या बॉटम अप। तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग करते हैं। तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। खैर अब अभी हम इस पर आ जाते हैं, हमारा शिफ्ट रिड्यूस एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। सो इसको देखते हुए चलते हैं फटाफट से। तो देखो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट मीन्स पार्सर अनश्योर वेदर टू शिफ्ट द नेक्स्ट सिंबल और रिड्यूस। मतलब जब शिफ्ट और रिड्यूस का कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब पार्सर समझ ही नहीं पाता है कि मतलब हमें मतलब उसे शिफ्ट करना है या फिर उसे रिड्यूस करना है। और रिड्यूस कब होता है, कि जब दो रिडक्शन के बीच में पार्सर हमारा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या पार्सर क्या डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि नेक्स्ट स्टेप शिफ्ट करें या फिर जो अभी उसको रिड्यूस करें। ठीक है ना, तो ये समझ नहीं पा रहा है। और रिड्यूस में क्या होता है हमारा, कि मतलब किसे रिड्यूस करें, पहले वो दो रिडक्शन के बीच में वो कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बता रखा है कि LR0 मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू नो लुक अहेड। और SLR1 में हमारा क्या होता है कि हम फॉलो सेट्स यूज़ करते हैं, तो इसमें फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब फॉलो फर्स्ट क्या, ये भी हम क्वेश्चन के टाइम देखेंगे। CLR1 की फुल LR1 आइटम्स ऑलमोस्ट नो कॉन्फ्लिक्ट्स। और LR में क्या होता है, मर्जेस CLR स्टेट स्मॉलर टेबल में री इंट्रोड्यूस सम कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पे और भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो देखो यार CLR में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं है, इसकी वजह से ये मोस्ट पावरफुल भी है। ठीक है ना। अब देखो लेक्स और YAC बढ़ता है, उसके बाद फटाफट से क्वेश्चन पे चलेंगे। तो लेक्स और YAC देखो कि लेक्स हमारा क्या है, ये क्या है, एक लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर है, जो हमने पढ़ा था ना लेक्सिकल फेज। तो उसके लिए भी तो हमें कोड लिखना पड़ेगा ना LA के लिए। तो ये क्या होता है, ऑटोमेट कर देता है इस चीज़ को, कि लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर। और ये हमारा क्या होता है, येट अनदर कंपाइलर। तो ये क्या होता है, हमारा पार्सर जनरेटर होता है। ठीक है, मतलब हमें मैनुअली लिखना पड़ना है, इसने ऑटोमेट कर दिया। द डेवलपर्स सप्लाइज पैटर्न्स यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड एसोसिएटेड एक्शंस, यानी कि कोड स्निपेट उसको दे देता है और ये रेगुलर एक्सप्रेशन देता है। तो लेक्स क्या करता है, उससे एक सी कोड प्रोड्यूस कर देता है। मतलब हमने इस इनपुट में क्या दिया, हमारा कोड दिया है ना, उसके बाद इसने क्या किया, एक सी कोड प्रोड्यूस कर दिया, जो कि क्या करेगा, इम्प्लीमेंटिंग अ स्कैनर दैट रीड्स इनपुट मैचेस द लॉन्गेस्ट टोकन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एग्जीक्यूशन एक्शंस। और फिर क्या होता है, रिटर्न द टोकन टू पार्सर बिल्ड एग्जीम और इंसर्ट सिंबल टेबल एंट्री। मतलब ये पूरा हमारा जो लेक्सिकल फेस करता है ना, ये वो उसको ऑटोमेट कर देता है। फाइल टाइप का फॉर्मेट बता रखा है इसमें, अगर ये नहीं याद करना तो छोड़ देना। मतलब ये शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन था इस पर, तो आप देख सकते हो। ये वैसे ही पार्सर जनरेटर है, तो ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लेगा एज एन इनपुट, है ना, एंड क्या करेगा, प्रोड्यूसेस अ पार्सर। यूजुअली LALR पार्सर करते हैं। ये कौन सा करता है, LALR1 पार्सर हमारा ये करता है। वन मीन्स लुक अहेड वन। तो देखो ग्रामर रूल्स हैव सिमेंटिक एक्शंस टू बिल्ड AST, मतलब एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री नोट्स एंड प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कोड। YAC वर्क्स फॉर विद LEX। ठीक है, तो ये हमारा दोनों को कंबाइन करके, मतलब इसको भी हमने ऑटोमेट कर दिया, सेकंड फेज को भी ऑटोमेट कर दिया, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेक्स जो हमें टोकन प्रोवाइड कर देगा, YAC टोकन को रिसीव करके सीधा पर पार्सिंग एक्शन प्रूफ वो कर देगा। ठीक है ना, तो इससे हमारा ये ऑटोमेट हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन में क्या है, लेक्स रिटर्न टोकन कोड्स एंड सिमेंटिक वैल्यू, ठीक है, टू YAC एंड YAC यूज द ग्रामर रूल्स एंड प्रोडक्शन टू फॉर्म अ पार्स ट्री एंड कॉल सिमेंटिक एक्शंस। अब यार देखो, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा था और सीधा ये वीडियो खोले ना, तो आई गेस आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। तो एक बार लेक्चर्स वगैरह आप देख लेना, उसके बाद इससे क्वेश्चंस वगैरह रेफर कर लेना। आई होप क्लियर हो जाए। तो हम इसके क्वेश्चंस पे मूव करते हैं जो हमने नहीं सॉल्व किए, मतलब जो। तो सबसे पहले ना हम लोग लेफ्ट रिकर्जन वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो यार, मैं एक बात बताती हूँ सबसे पहले, इवन बिफोर स्टार्टिंग, दो चीज़ें ना आप याद रखना। ये जिस भी मैं फॉर्म में दी होगी ना, हमें इस फॉर्म में लेके आना है। ए अल्फ़ा ए कॉमा, सॉरी एक सेकेंड, इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है। लेफ्ट रिकर्जन है ना, तो इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है, अल्फ़ा और बीटा। इस फॉर्म में लेके आने के बाद हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, इसमें। तब हमारी क्या हो जाएगी, ये
हमारा ये लेफ्ट रिकर्जन जो है हट जाएगा, ए बीटा ए डैश मतलब जो नॉन रिकर्सिव पार्ट है, और ये हमारा ए डैश एंड ये हमारा एप्सिलॉन हो गया, ठीक है ना। तो इससे इस फॉर्म में लेके आना है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो, एक मिनट, हम क्या करते हैं, लास्ट में इसमें शीट खाली है, उधर सॉल्व करा देती हूँ। देखो क्या था हमारा क्वेश्चन, ई जो हमें प्रोडक्शन रूल दे रखे, ई इंटू टी, और में था हमारा शायद और टी, और में क्या दे रखा है हमें, टी दे रखा है, और हमारा नेक्स्ट क्या है, टी इंटू एफ, और ये फिर है एफ, और एफ एस आई डी। तो देखो अब इसमें हम क्या कर रहे होंगे ना, हम अगर इसमें देखें तो रिकर्जन कौन कौन से पार्ट में है। देखो एक तो रिकर्जन है हमारा इस पार्ट में, लेफ्ट रिकर्जन है ना, इस पार्ट में भी लेफ्ट रिकर्जन है, लेकिन इसमें नहीं है, राइट। तो हम क्या कर रहे होंगे, इसको पहले इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो आ जाओ इसको सॉल्व करेंगे। हमें इसे किस फॉर्म में लेके आना है, पहले देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा ये क्या हो गया, हमारा जो भी पार्ट हमारा रिकर्जन वाले के साथ आ रहा होता है ना, वी कॉल इट एल्फा। तो ये हमारा एल्फा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बीटा, एल्फा बीटा। तो अब हम क्या कर रहे होंगे इसको, देखो ई, और हमारा फॉर्म क्या था याद है, बीटा ए डैश ई, बीटा ए डैश, और हमारा ये क्या था, ए डैश को हम जब, सॉरी ए था ये, ए यार मैं बिना इधर ई लिख रही हूँ, ए बीटा ए डैश है ना, और हमारे यहाँ पे क्या था, एल्फा ए डैश और एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होगा हमारा, कि हमने जब इसको किया ई को, तो हमने क्या किया, बीटा ए डैश वाली फॉर्म में लेकर आएंगे। बीटा कैसे, हमारा बीटा क्या यहाँ पे इंटू टी, और उसके साथ हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन, सॉरी बीटा, बीटा तो बिना रिकर्जन वाला पार्ट था ना, तो ये इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो ये हमारा हो गया टी ई डैश, और हमारा फिर हम क्या करेंगे, ई डैश का लिखेंगे डिफाइन करते हुए। तो ई डैश हमारा क्या हो जाएगा, एल्फा ए डैश और एप्सिलॉन, और एल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, इंटू टी और एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो ये हमारी ये दो हो गए, एक ये एक हो गया और एक ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, टी वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखो टी के लिए क्या है, टी हमारा टी इंटू एफ है और एफ है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमारा ये अल्फ़ा हो गया, राइट, और ये हमारा बीटा हो गया। तो पहले टी बीटा डैश लिख देते हैं, बीटा टी डैश, टी इज इक्वल टू टी बीटा टी डैश, और फिर हमारा क्या आ गया, टी डैश से हमने क्या किया, इस पूरे को उठाया, अल्फ़ा इधर ले आए, अल्फ़ा उसके साथ में हमारा टी डैश और एप्सिलॉन, ठीक है। सिंपल, अगर उन दोनों को चीज़ों को याद रखोगे और फॉर्म के याद रखोगे ना, तो बहुत ईजी है, मतलब बस उठा के वैल्यूज़ रखनी है और वो करना है, और कुछ भी नहीं। और ये हमारा नॉन रिकर्सिव है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना, उसमें जो ये मैंने इसमें सर्कल मार्क किया, ये दोनों और ये हमारे पाँचों जो है फुल्ली जो है हमारी ट्रांसपोर्ट ग्रामर जो है वो हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो एक मिनट, तो नहीं ये मैंने की लगा रखा है इसी के साथ में स्क्रीनशॉट, तो आप देख सकते हो ये काश का है। इसमें से हमें क्या करना है, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना है फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रामर। तो देखो ये हमें ये दे रखा है, इसमें अगर हम देखें लेफ्ट रिकर्जन है, और इसमें हम देखें इसमें हमारा लेफ्ट रिकर्जन नहीं है ना, डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है। तो और इसमें क्या है हमारा ए से ए, यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि ये लेफ्ट रिकर्जन है। अब फर्स्ट वाले में इनडायरेक्ट हो सकता है, तो हम देख लेते हैं एक बारी। तो देखो इसने कैसे बताया है, देखो हमें वही फॉर्म याद रखनी है, क्या फॉर्म थी हमारी, ए अल्फ़ा और बीटा, ये नॉन रिकर्जन वाला पार्ट और ये हमारा रिकर्जन वाला पार्ट, ठीक है ना। तो हमें इसे किस फॉर्म में लेके आना होता है, ए बीटा ए डैश और ए अल्फ़ा ए डैश और एप्सिलॉन ए डैश अल्फ़ा ए, ठीक है ना। इन दोनों फॉर्म में, इसको पहले इस फॉर्म में एनालाइज करो, देन इसको ट्रांसफॉर्म करके इस फॉर्म में ले आओ। तो इन्होंने देखो क्या किया है, पहले एस दे रखा था, पहले हम ए वाले को देखते हैं, इसमें डायरेक्ट रिकर्जन है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ए ये हमारा क्या है, ए सी एस डी और ई,
तो अगर हम देखें यार तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा, है ना, क्योंकि इसमें रिकर्जन वाला कुछ पार्ट नहीं है, तो ये हमारा बीटा हो गया, ये भी हमारा बीटा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये रिकर्जन वाला पार्ट है, इसको छोड़ के क्या हो गया, एल्फा। तो अगर हम इसका ए डैश लिखेंगे ना, तो ए डैश हमारा क्या होगा, पहले हमारा बीटा आएगा, बीटा में हमारा आ गया एस डी, है ना, और ई आ गया हमारा, और फिर ए डैश, और हमारा ए डैश में क्या आ गया, सो अब ना हम ये क्वेश्चन लेके चलते हैं और इसमें से रिकर्जन रिमूव करने का ट्राई करते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है, एस दे रखा है, ए बी सी, ठीक है, ए दे रखा है ए, और हमें क्या दे रखा है, ये ब्रैकेट में डी भी है, और बी क्या दे रखा है, बी बी, और हमें दे रखा है सी क्या दे रखा है, सी सी, और एफ, ये चार हमें दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे लेफ्ट रिकर्जन है कहाँ। तो लेफ्ट रिकर्जन है हमारा इस पार्ट में, इस पार्ट में और इस पार्ट में। तो ये वाला तो हमारा लाइक लेफ्ट रिकर्जन वाला है नहीं, तो इसे हम छोड़ देंगे। देखो अब क्या है, ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, याद है ना हमारे फॉर्म्स की, ये फॉर्म है हमारी, और हमें इसमें किससे कन्वर्ट करना है, ए को बीटा ए डैश, है ना, और ए डैश को फिर आगे अल्फा ए डैश और एप्सिलॉन, इन दोनों फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, ए वाले को उठाएंगे पहले। तो देखो ए वाले को हम कैसे करेंगे, पहले ये हमारी इस फॉर्म में आ गया है ना, तो बीटा हमारा ये हो गया, दूसरा कलर से बता देती हूँ। देखो बीटा क्या हो गया, ये बीटा, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया। तो हमने क्या किया, ए अल्फा ए डैश स्लैश, सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ यार, सॉरी एक सेकेंड। तो हमारा क्या हो गया, ये ए, पहले क्या होगा हमारा बीटा, बीटा में हमारा डी है, तो क्या हो जाएगा डी ए डैश, फिर हम ए डैश को डिफाइन कर देंगे। तो ए डैश हमारा क्या आ गया, छोटा ए डैश और एप्सिलॉन, ठीक है ना, ये ए का हो गया। सिमिलरली हम बी के लिए भी कर लेंगे। तो देखो एक बार ये बी के लिए क्या हो गया हमारा, ये इसमें देखो अल्फा क्या है, बी है, और बीटा क्या है, ये। तो ई बीटा, सॉरी ई बी डैश, और बीटा बी डैश को कैसे डिफाइन कर लेंगे, छोटा बी और बी डैश और एप्सिलॉन। सेम फॉर सी, सी के लिए हमारा क्या है, एफ है, तो ये क्या हो जाएगा एफ सी डैश, और सी डैश को कैसे डिफाइन कर लेंगे, छोटे वाला सी, बड़े वाला सी डैश और एप्सिलॉन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, छोटा सा वो क्वेश्चन है, बस स्टेप्स ध्यान रखना, इजी हो जाएगा समझना, राइट। तो देखो लेफ्ट वाले मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, तो आई होप कर लोगे आगे। अब हम ना एक और जिस पे फॉर श्योर क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग, ठीक है। देखो लेफ्ट फैक्टरिंग में हमारा क्या होता है, जैसे कि ना हम एक मान लो एक प्रोडक्शन दे रखी है ग्रामर, जैसे कि मान लो ए अल्फा बीटा और अल्फा बीटा 2 ऐसे करके। तो जब हम इसका पार्स ट्री बनाने लगेंगे ना, तो हमारा ए अल्फा बीटा 1 भी बनेगा और ए अल्फा बीटा 2 भी बनेगा। तो ये क्या हुआ, हमारी एम्बिग्विटी होगी ना, तो ये चीज़ ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर की लेफ्ट फैक्टरिंग करते हैं टू रिमूव एम्बिग्विटी, या फिर टू कन्वर्ट हमारा जो है एन डी जी इंटू डी जी। तो एक बार मैं फटाफट से इसकी स्टेप बता देती हूँ और एक दो एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखो यार कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो एस टू, ये इसका दे रखा ए एस बी, और क्या दे रखा है ए बी एस और ए बी। तो देखो यार इन सब में जो है ना ए बार बार आ रहा है ना, तो ये चीज़ एम्बिग्विटी क्रिएट करेगा। हमने क्या किया, जो दिक्कत दे रहा है ना उसी को उठा के क्या किया, कॉमन ले लिया। जैसे हम यार कॉमन लेते ना, मान लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये लिखा हुआ है, तो देखो इसमें हमने क्या किया, इन दोनों में से हम जैसे बी कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस सी आ जाएगा। सेम वे हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि यार ये प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो इसको उठा के हम लोग क्या कर देंगे, सीधा कॉमन ले लेंगे। तो देखो कॉमन लेने का कैसे होगा, इसमें हमने ए को सब में से कॉमन ले लिया, तो बाकी जो हमारा पार्ट बचा है ना, हम उसको क्या बोल रहे हैं, एस डैश बोल रहे हैं, ठीक है। अब एस डैश को हम कैसे डिफाइन कर रहे होंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट एस बी बी एस और फिर बी। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन है यार, एस कॉमन आ रहा है और बी भी कॉमन आ रहा है, पर एक एक करके डील करते हैं सबको वन बाय वन। तो हमने क्या किया, ये एस डैश को हमने क्या किया, ऐसे ही रहने दिया, और हमने कहा यार ये तो इसमें एस डैश डबल डैश कॉमन आ रहा है, तो इसकी क्या गलती है यार, ये तो नॉर्मल है,
तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ही लिख दिया, लेकिन जो दूसरा एस डैश आ रहा है ना, हमने इसको एस डबल डैश कर दिया, हमने मतलब इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो एस डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा, एस और एप्सिलॉन, ठीक है ना। फिर हमारा क्या होगा, अब देखो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं बचा है, राइट, तो हमारा ये ख़त्म। एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, तो देखो आई होप इससे तो क्लियर हो ही जाएगा। देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं कि ए क्या, एस, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी और बी। अब देखो इन सब में क्या कॉमन है, हमारा बी कॉमन आ रहा है सबसे पहले, तो हमने क्या किया, इसी को हम लोग, देखो ए भी कॉमन है और बी भी हमारे सब में कॉमन आ रहा है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ए वाले को कॉमन ले लेते हैं, स्टार्टिंग वाले को। तो ए को कॉमन लिया सब में से, इन तीनों में से कॉमन आएगा, राइट, कॉमन ले लिया। तो अब हमारे क्या हो गया, ए और बाकी जो हमने कॉमन लिया पार्ट वो हो गया एस डैश, और बी तो एज इट इज़। फिर हमने क्या देखा, एस डैश हमारा क्या होगा, जो ये बचा हुआ पार्ट था कॉमन लेने के बाद, बी, बी सी और बी सी डी, ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया, राइट। अब देखो यार, आप बोलोगे इसमें से भी तो दीदी कॉमन आ रहा है बी बी बी, तो एस डैश क्या होगा, अब हम इसमें से बी कॉमन लेके इसको एस एस ट्रिपल डैश कर देंगे। सॉरी अभी हमने इसी को डिक्लेयर किया, तो एस डैश नहीं होगा, ये एस डबल डैश ही होगा। ये हमारा एस डैश ही क्योंकि हमने इसी को भी कॉमन लिया है, और ये हमारा एस डबल डैश क्योंकि हम इसको नेक्स्ट को डिफाइन करेंगे। अब एस डबल डैश को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें से अगर हम बी कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, एप्सिलॉन, इसमें से सी बचेगा, है ना, बी सी में से सी, एंड हमारा सी डी बचेगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अब इसमें से हमारा सी सी कॉमन आ रहा है, तो एस डबल डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन और सी एस ट्रिपल डैश, मतलब वही चीज़ हम रिपीट करे जा रहे हैं यार बार बार, अगर आप पैटर्न देख पा रहे हो। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, अब कुछ कॉमन पार्ट नहीं बचा ना, तो ये ऐसे करके ये सॉल्व हो गया। बस ऐसे के पेपर में करके आना है, ठीक है। इससे ना कंफ्यूज मत हो ना, जो हमारा रिकर्जन वाला क्वेश्चन था ना वो ऐसे होगा, देखो ए डी उसमें लिखा होगा कि आपको रिकर्जन करना है, रिमूव, और ये फैक्टरिंग वाले में देखो यार क्या था हमारा ए, यहाँ पे उस ये लेफ्ट हैंड से कुछ रिलेशन नहीं है, जो कॉमन इसमें आ रहा है ना, जैसे कि मान लो बी ए डी ऐसे करके जो ये इनमें कॉमन आ रहे हैं, हमें उसको रिजॉल्व करना है, तो कॉमन ले लेंगे, फिर जो अनकॉमन पार्ट बचा है उसको लिख लिख के फिर उनमें से कॉमन हम एलिमिनेट करते चलेंगे, और ऐसे ही सॉल्व होता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और फॉलो वाला देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट और फॉलो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें बाकी अब पार्सर के क्वेश्चन बचते हैं, तो पार्सर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो का पार्ट ज़रूर से देखना पड़ेगा कि फर्स्ट कैसे निकालते हैं, फॉलो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट निकालना सीखते हैं। तो देखो फर्स्ट हमारा कैसे होगा, कि फर्स्ट मीन्स, इसको अगर हम डिफाइन करें, कंटेन्स ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ एवरी स्ट्रिंग डिराइव बाय अ ग्रामर। देखो जैसे कि ए हो गया हमारा, ठीक है, और ए से हमारा जैसे मान लो ए बी सी हो रहा है, डी ई एफ हो रहा है, और आई जे की हो रहा है मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, अब अगर हमें इसका फर्स्ट निकालना है ना, ए का फर्स्ट, तो ऐसे होगा, फर्स्ट ऑफ ए इज, ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑफ ए इज, जो इसका फर्स्ट है ए, और क्या हो जाएगा हमारा कॉमा, जो इसका फर्स्ट है डी, और क्या हो जाएगा आई। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। और एक और बात याद रखना यार, देखो फर्स्ट ऑफ टर्मिनल जो होता है हमारा, वो टर्मिनल होता है, ये सब टर्मिनल्स है ना, स्मॉल लेटर्स, तो फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इज टर्मिनल, ठीक है। और हमारा ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन क्या होता है हमारा, अगर हम एप्सिलॉन का फर्स्ट निकालें तो एप्सिलॉन ही होता है। और जैसे हमने इसका अगर हम मान लो हमें ऐसे कोई ग्रामर दे रखी है उसका फर्स्ट निकालना है, मीन्स उसकी हर प्रोडक्शन का हमें जो जो और में दे रखा है ना, उसका फर्स्ट 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 निकालते जाना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देख ले अगर हम, तो मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये देखो एस, ये दे रखा है ए बी सी, नहीं तो करा देना ए बी सी और ये वाला, एक सेकेंड दूसरे क्वेश्चन पे आ देते हैं। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है एस और ए बी सी, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, दूसरा है ए, कैसे हो रहा है ये हमारा डिफाइन, ए बी और एप्सिलॉन। तो हम जब हम इसका फर्स्ट निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो, और एक हमें दे रखा है बी सी डी एप्सिलॉन, और सी दे रखा है ई एफ और एप्सिलॉन, तो हम ऐसे करके ही दे रखा है। मतलब हमें फर्स्ट निकालना है किसका, तो फर्स्ट ऑफ एस कैसे हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। और तो फर्स्ट ऑफ ए बी सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट ऑफ ए बी सी क्या होगा, इसका हम निकाल लेंगे, ए का, बी का और सी का फर्स्ट निकाल लेंगे। तो हमारा ए का फर्स्ट क्या आएगा, ए बी,
ठीक है, और हमारा सी डी और ई एफ, और एक एप्सिलॉन भी आ जाएगा तीनों में से, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ और एप्सिलॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा ए बी सी का, क्योंकि ए बी सी अलग से डिफाइंड है ना। तो एक और क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो ये देखो ई टी ई डैश, ठीक है, ये हमें ऐसे दे रखा है, और क्या दे रखा है, ई डैश एज ये एस्ट्रिक टी ई डैश और एप्सिलॉन। तो हमारा इसका फर्स्ट क्या होगा, ये और ये इसका फर्स्ट हुआ ई डैश का, और हमारा फर्स्ट निकालना तो सीख चुके थे, अब हम क्या करते हैं, फॉलो निकालना सीखते हैं। देखो यार, फॉलो हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे हम फर्स्ट में क्या कर रहे थे कि उसका जो स्टार्टिंग वाला था ना, मतलब जो ऑल टर्मिनल प्रेजेंट इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ द एवरी स्ट्रिंग, तो वो हम वह कर रहे थे। लेकिन फॉलो में हमारा क्या होता है, फॉलो में व्हाट वी डू, फॉलो इज द, कि हम लोग जैसे ए का फॉलो निकाला है तो उसकी जो राइट साइड वाला है ना, हमें उसको उस पर फोकस करना होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ इसका, तो देखो कि जैसे मान लो ये ले लिया एक, मतलब इवन बिफोर स्टार्टिंग, पहले अगर देखें फॉलो ऑफ, अगर कोई भी स्टार्ट सिंबल है जैसे ए बी सी ऐसे अगर कुछ आ रहा है तो ये स्टार्ट सिंबल है हमारा, तो फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन, ओ सॉरी एप्सिलॉन नहीं, डॉलर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये फॉलो हमारा ये होता है, ठीक है। फॉलो थोड़ा सा डिफिकल्ट है फर्स्ट से, और दो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। देखो क्वेश्चन देखते हैं, एस दे रखा है हमें ए सी डी, ठीक है, और हमारा क्या दे रखा है, सी ए स्लैश बी, ये दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, फॉलो निकालना है, किसका, ए का फॉलो निकालना है इसमें। तो हम ए का फॉलो निकालेंगे तो ए का फॉलो क्या आ जाएगा, ये सी। तो जब भी यार क्या देखो, एक और चीज़ देखो कि जैसे ए के जिसका भी फॉलो निकाल रहे हैं हम लोग, उसके साथ में क्या है हमारा, नॉन टर्मिनल है, यानी कि कैपिटल लेटर में है, तब हमारा क्या होगा कि हमें उसका फर्स्ट निकालना होगा। तो फॉलो ऑफ ए इज फॉलो फर्स्ट ऑफ सी, और फर्स्ट ऑफ सी हमारा क्या होगा, सी का ये ए कॉमा बी, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉलो हो गया, फॉलो सेट। अब देखो फॉलो ऑफ अगर हम डी निकालें इसमें से फॉलो ऑफ एस तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली वही जो हमारा स्टार्ट सिंबल के लिए होता है डॉलर, है ना। और लेकिन हमारा फॉलो ऑफ डी क्या होगा, डी के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो डी के आगे कुछ नहीं है, तो डी के आगे हम लोग क्या करेंगे, एस को कंसिडर करेंगे। तो एस का हमारा क्या होता है, डॉलर, तो हम वो सॉरी मैं फाइल लिख रही थी गलती से, डॉलर, है ना, हो गया हमारा। तो फॉलो आई होप समझ में आया। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लो हमें दे रखा है एस ए एस बी एस, ठीक है, और क्या दे रखा है, बी एस ए एस और एप्सिलॉन। तो देखो इसमें क्या है ना कि फॉलो में ना हम जैसे हम उसमें तो लिख रहे थे कि फर्स्ट अगर हो तो एप्सिलॉन लिख देते हम लोग, लेकिन फॉलो कभी भी एप्सिलॉन नहीं होगा। तो देखो कैसे होगा, हमें मान लो निकालना है, फॉलो निकालना है एस का, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका स्टार्टिंग सिंबल है तो ऑब्वियसली डॉलर तो हमारा होगा ही, और हमारा क्या होगा फॉलो इसका, एस के साथ में क्या आ रहा है, बी आ रहा है हमारा, तो एक बी हो जाएगा, और एस के साथ में क्या आ रहा है हमारा, इधर ए आ रहा है, तो ए हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, और तो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को हम ऑब्वियसली कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये हमारा फॉलो हो गया, है ना। तो आई होप फॉलो और वी फर्स्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। अब हम आगे देखते हैं यार हमारे पार्सल्स, जो हमारे बॉटम अप बॉटम डाउन पार्सल्स है ना, उनको देखते हुए चलते हैं, और टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सल्स। सो एज वी नो कि हमारे पार्सर में दो टाइप के पार्सर्स हैं, एक हमारा है टॉप डाउन और एक हमारा है बॉटम अप, है ना। तो टॉप डाउन में हमारा कौन सा आता है, LL1 पार्सर, जिस पर क्वेश्चन आएगा हमारा, और बॉटम अप में हमारा आ जाएगा LR0, ठीक है ना, और SLR CLR और LALR, तो इन सब पे हमारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। सो अगर हम LL1 पार्सल के पहले देखते हैं, तो LL1 पार्सल हमारा क्या है, L मीन्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट स्कैन ऑफ इनपुट, है ना, एल मीन्स ये, और फिर एल हमारा क्या आ जाता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है, और हमारा वन क्या हो जाएगा, इट मीन्स ये एक लुक हेड करता है, लुक अहेड सिंबल, यानी कि एक ही नेक्स्ट इन सिंपल एक ही नेक्स्ट इनपुट को देख के डिसीजन लेगा आगे के। तो अब देखो क्या है, देखो ये हमारा ना ऐसे क्वेश्चन आएगा कि चेक इफ दिस ग्रामर इज LL1 और नॉट। तो जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल ग्रामर हमें दे रखी है,